हेलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट ट्वेल्थ में आगे के पार्ट को देखेंगे। ठीक है, आवर्धन क्षमता स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये लेंस है आपका गोलीय पृष्ठों द्वारा ये लेसन है आपका गोलीय पृष्ठों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। चलिए देखिए आवर्धन क्षमता। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आवर्धन क्षमता। ठीक है, आवर्धन क्षमता। ठीक, आवर्धन क्षमता क्या होती है? देखो, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई को अनुपात को हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। एम बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इसको लिखते हैं एम, हाइट ऑफ इमेज को एच आई और अपान एच ओ। ये होती है आवर्धन क्षमता। ठीक है, किसी भी लेंस द्वारा प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम कहते हैं आवर्धन क्षमता। इसकी प्रूफ क्या है? उपपत्ति कैसे होगी? देखिए, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, उपपत्ति ऐसे पूछी नहीं जाती इसकी। ठीक है, ये देखो ये हो गया आपका। मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु है ए बी। एक प्रकाश किरण ऐसे गई, ऐसे सीधे निकल गई। एक यहाँ से ऐसे आई मुख्य अक्ष के समांतर, जो मुख्य अक्ष के समांतर आई वो फोकस से निकली, ऐसे यहाँ पे आके मिली, तो इसका प्रतिबिंब बना यहाँ पे ए डैश और कौन सा बी डैश। ठीक, ये बन गया आपका। देखो, ये सेंटर हो गया आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो आप त्रिभुज ले लीजिए सी ए बी। त्रिभुज लीजिए कौन सा? सी ए बी। त्रिभुज कौन सा? सी ए बी व सी ए डैश बी डैश में। ठीक, अब देखो, तो अगर समरूपता का सिद्धांत लगाएं तो ये लंब है इसका, ये लंब है, तो लंब बटे लंब मतलब ए बी बटे ए बी डैश, ए डैश बी डैश। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसका आधार सी ए बटे कितना सी ए डैश। ठीक है, अगर मैं देखूँ तो ए बी का मान, इसको ए बी ऊंचाई, ये वस्तु की ऊंचाई है ना, ए बी वस्तु है, तो वस्तु की ऊंचाई को हाइट ऑफ इमेज से दिखा लेंगे और एक अक्ष के ऊपर है धनात्मक। ए डैश बी डैश हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर हाइट ऑफ क्या हो जाएगा? इमेज हो जाएगा, लेकिन ये एक्स अक्ष के नीचे निगेटिव हो जाएगा। ऐसा सी से ए आपका क्या है? सी से ए वस्तु की दूरी है ना, वस्तु की क्या है? दूरी है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये है आपके पास यू। ठीक है, ये क्या है आपके पास? यू, और वो भी माइनस का। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? वी, तो इसको कह सकते हैं वी। तो माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल। तो अगर मैं इसको पलट दूँ तो एच आई अपान क्या हो जाएगा? एच ओ। भिन्न पलट गई तो यहाँ पर वी अपान क्या हो जाएगा? यू। और देखो, इसी को एम कहते हैं। एम का फार्मूला ये होता है, एम इज इक्वल टू एच आई अपान एच ओ या वी अपान यू। तो ये हो गया आवर्धन क्षमता। ठीक, अब देखो अगला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की तुल्य फोकस दूरी। देखो, संपर्क में रखे तो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, दो पतले लेंसों की तुल्य फोकस दूरी, तुल्य फोकस दूरी। ठीक, तुल्य फोकस दूरी। देखो, माना दो लेंस हैं जो संपर्क में रखे हुए हैं। चलिए देखते हैं। एक लेंस ये है, इसको कह लो L1। दूसरा भी ऐसे संपर्क में रखा है, इसको कह लो L2। ठीक, इसकी एक्सिस एक ही है, दोनों की एक्सिस एक ही है। एक प्रकाश किरण यहाँ से चली, यहाँ से प्रकाश किरण चली, यहाँ पे पड़ी। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या हुई? अविलंब से दूर हटी और यहाँ पे पड़ी। ये जाना चाह रही थी सीधे प्रथम प्रतिबिंब द्वारा। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? आई डैश पर, है ना भाई। देखो, ये जाना चाह रही थी सीधे, लेकिन अब चूंकि लेंस है तो इसको अपवर्तित कर देगी इधर अंदर की ओर, और इसको और अपवर्तित करके ये प्रतिबिंब बनाएगी आई पे। ठीक है, बनना आई डैश पर चाहिए था, ये बनी यहाँ पर। मतलब ये दूरी को मैं वी डैश दिखा लूँ, प्रथम लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, और ये है आपका यू, और अंतिम प्रतिबिंब को मैं बी से दिखा लेता हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा, माना दो पतले लेंस है, L1 व L2 है, जिनकी अक्ष एक ही है, उनके सामने एक बिंदु वस्तु ओ रखी है, जिसका प्रथम लेंस द्वारा प्रतिबिंब आई डैश बनता है। ठीक है, तथा अंतिम प्रतिबिंब जो है वो आई बनता है। ठीक, तो प्रथम लेंस के लिए फोकस दूरी के सूत्र से देखो, प्रथम लेंस के लिए फोकस दूरी के सूत्र से
फोकस दूरी के सूत्र से। चलो भाई, प्रथम लेंस के लिए अगर फोकस दूरी का सूत्र लगाएंगे तो 1/, मैं प्रथम लेंस की फोकस दूरी को f1 मान लेता हूँ, ठीक है। तो 1/v है, 1/v नहीं, v डैश माइनस 1/ क्या, u, ठीक है भाई। प्रथम लेंस के द्वारा प्रतिबिंब आई डैश बनता है, ठीक है, तो ये v डैश हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो, ठीक। अब चूँकि जो आई डैश है, ध्यान देना, चूँकि जो आई डैश है, चूँकि आई डैश द्वितीय लेंस के लिए, किस लेंस के लिए, द्वितीय लेंस के लिए, मतलब इस वाले लेंस के लिए, द्वितीय लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगी, आभासी वस्तु का कार्य करेगी, है ना। मतलब ये है कि प्रथम लेंस द्वारा प्रतिबिंब तो आई डैश बन जाएगा। अब ये आई डैश जो है वो इस वाले लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगी, मतलब द्वितीय लेंस इसका प्रतिबिंब आई बनाता है, ठीक है। तो अब देखो द्वितीय लेंस पर अब फोकस दूरी के सूत्र लगा दो, ठीक है। अतः द्वितीय लेंस पर फोकस दूरी का सूत्र 1/f2 = ये हो जाएगा, द्वितीय लेंस द्वारा v आई बना, 1/v धनात्मक, माइनस का 1/ कितना हो जाएगा आपका, बोलिए, v डैश। भाई देखो इसके लिए ये वस्तु हो गई ना, तो ये v डैश रखेंगे भाई। 1/v माइनस 1/u होता, तो u क्या है, प्रतिबिंब वस्तु की दूरी, तो वस्तु इस वाले लेंस के लिए ही तो है आई डैश, तो ये हो गया आपका। अब ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ दो, तो जोड़ देंगे भाई। तो 1/f1 + 1/f2 बराबर 1/v डैश माइनस 1/u, प्लस का 1/v माइनस का 1/v डैश, 1/v डैश v डैश क्या हो गया, कैंसिल, इसको ऊपर किसका दो। तो अब क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका 1/f1 + 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u। ये भी तुल्य फोकस दूरी का फार्मूला आपको निकलवाया गया है, ठीक है। ये आपका f ही होता है, तो ये हो जाएगा 1/f = 1/f1 + 1/f2, तो हो गया आपका, ठीक। अब कंडीशन शुरू है, ये आपके तुल्य फोकस दूरी का फार्मूला हो गया, ठीक है। अब इसके बाद कुछ कंडीशन से स्टार्ट है, कंडीशन देखेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं कंडीशन नंबर 1। कंडीशन 1 देखिए, कंडीशन 1 क्या कहेगी आपकी, जब दोनों लेंस उत्तल हों, जब दोनों लेंस क्या हों, उत्तल, पहला है, दोनों लेंस कैसे हों, उत्तल। तो देखो आपको पता है कि f1 भी पॉजिटिव होगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव होती थी, 1/, क्या होती है, ये भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब जो तुल्य फोकस दूरी है वो क्या हो जाएगी, 1/f = ठीक है, 1/f1 + 1/f2, ठीक। ये हल करेंगे तो f1 + f2 और बटे में f1 और f2, ठीक है। इसको ऊपर किसका देंगे, तो ये हो जाएगा 1, ये नॉर्मल अगर f निकालेंगे तो f क्या हो जाएगा, f = f1 f2 बटे f1 + f2, ये हो गया आपका नॉर्मल सूत्र, ठीक है। मतलब और देखो सब पॉजिटिव है, तो फोकस दूरी अगर पॉजिटिव है, अतः यह संयोजन, पॉजिटिव फोकस दूरी किसकी आती है, उत्तल लेंस की, अतः यह संयोजन उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, संयोजन किसकी भांति व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस की भांति, ठीक। अब देखो दूसरा केस, देखो इसको ऊपर कर देते हैं, केस नंबर 2, ठीक है। केस 2, जब एक लेंस उत्तल व दूसरा अवतल हो, ठीक है। दूसरा केस क्या है, जब एक लेंस अवतल व दूसरा उत्तल हो, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, जब एक लेंस, तो देखो आपका पहला लेंस उत्तल है तो f1 हो गया पॉजिटिव, और दूसरा f2 क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। सूत्र मैंने क्या बताया, f नेट = अभी भी बताया मैंने, f1 f2 होता है बटे f1 + क्या होता है, f2, ठीक। तो देखो अगर f1 की मैं बात करूँ, f नेट की बात करूँ, f नेट की बात करूँ, तो f1 आपका पॉजिटिव है, f2 क्या है, नेगेटिव है। तो देखो पॉजिटिव और निगेटिव, भाई f1 हो गया पॉजिटिव, और ये हो गया आपका निगेटिव, और बटे f1 पॉजिटिव माइनस का क्या हो गया, f2। तो अगर मैं f बराबर देखूं तो यहाँ पर f1 माइनस के f1 और क्या आ जाएगा, f2 बटे f1 - f2। इस लाइन पे ध्यान देना,
ये एफ नेट है, कैपिटल है ना, कैपिटल एफ नेट। अब जरा देखो, यदि F1 इज़ ग्रेटर देन F2, मतलब उत्तल F1 क्या है, उत्तल लेंस माना है ना, देखो F1 पॉजिटिव है तो F1 उत्तल लेंस, अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस से ज़्यादा है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू होगी ये वाली, इसका मतलब F1 अगर ग्रेटर है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगी और यहाँ ऑलरेडी निगेटिव है ना, तो इसका मतलब F जो है, देखो पहले इसकी 3 कंडीशन बनेगी, ऐसे समझो ना इसको, ये हटा दो, इसकी अलग 3 कंडीशन बना लीजिए। देखिए ये 3 कंडीशन इसकी अलग अलग, ठीक है। कंडीशन नंबर 1, पहली कंडीशन क्या है आपके पास, यदि F1 जो है वो ग्रेटर देन किससे हो, F2 से, मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल से बड़ी है, तो F1 अगर ग्रेटर देन है तो इसका मतलब नीचे पॉजिटिव नंबर मिलेगा भाई। F1 बड़ा, मान लो F1 की दूरी F1 की फोकस दूरी 5 है, F2 आपकी 3 है, तो 5 में से 3 नहीं, जितना बचा प्लस का 2, ऊपर निगेटिव ऑलरेडी है, तो इसका मतलब F नेट जो है वो क्या आएगा, आपका F नेट जो है वो निगेटिव आएगा। F नेट निगेटिव आएगा, अतः संयोजन किसकी बात व्यवहार करेगा, अवतल लेंस। भाई निगेटिव फोकस दूरी किसकी होगी, अवतल की होगी, अतः संयोजन किसकी बात व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की बात। केस नंबर 2 क्या होगा आपका, कंडीशन नंबर 2, ठीक है। अगर F1 लेस देन F2 हुआ तो ऊपर ऑलरेडी निगेटिव है, ऊपर ऑलरेडी निगेटिव और नीचे से भी देखो, दो, अगर इसको 2 मान ले, इसको 3, 2 में से 3 का माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, F क्या आ जाएगा अब तो पॉजिटिव, तब संयोजन उत्तल लेंस की बात व्यवहार करेगा। कैसा व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस। ये समझने वाली बात है, ये कंडीशन जरूर समझिए, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन नंबर 2 हो गई, ठीक। अब देखो इसके बाद है, जब दोनों लेंस अवतल हो जाए तब क्या हो जाएगा, हाँ एक केस और, कंडीशन और बन जाएगी, कंडीशन नंबर 2 था, एक कंडीशन और बन जाएगी, अगर F1 बराबर F2 हो जाए कहीं पे, क्या हो जाए, कंडीशन नंबर थर्ड, यदि F1 बराबर किसके हो जाए, F2 के, F1 बराबर किसके, F2, ज़रा देखो F बराबर की क्या हो जाएगा, माइनस के F1 और माइनस के F1 दोनों बराबर, ये तो ना F1 माइनस F1 ये कैंसिल, मतलब F आ जाएगा अनंत। अनंत का मतलब अतः यह लेंस समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा, अतः लेंस किसकी भांति व्यवहार करेगा, समतल प्लेट की भांति। क्लियर है, ठीक, ये टॉपिक क्लियर हुआ। अब देखो कंडीशन, यदि दोनों लेंस अवतल हो, अगला टॉपिक क्या है, यदि दोनों लेंस अवतल हो, चलो देखो, यदि दोनों लेंस क्या हो, अवतल हो, ठीक है। अगर दोनों लेंस अवतल हैं तो क्या हो जाएगा, देखो सूत्र मैंने बताया आपको, F नेट बराबर F1 F2 बटे F1 प्लस F2। अगर दोनों अवतल हैं, ठीक है, तो देखो F1 भी निगेटिव और F2 भी क्या है, निगेटिव, ठीक। अब चलो देखिए, अगर मैं देखूँ तो F जो है यहाँ पर निगेटिव का F1 और गुणे निगेटिव का F2 बटे निगेटिव का F1 माइनस का निगेटिव F2, ठीक। ओवरऑल अगर देखो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ से माइनस निकल के ये आएगा F1 F2 बटे F1 प्लस F2, निगेटिव वैल्यू आया, ठीक है। F आ गया कैसा, निगेटिव, अतः यह संयोजन, अतः यह संयोजन कैसी, किसकी भांति व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आपका अतः, ठीक, क्लियर है। आगे देखिए अगला टॉपिक, तो इस तरीके से ये हो गया आपका आवर्धन क्षमता हो गया, ये आपकी निर्भर, मतलब पतले लेंस के लिए सूत्र हो गया, है ना। अब देखो जब दोनों लेंस अवतल हो, अब देखो इसमें एक टॉपिक है, पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, ठीक है, पतले लेंस के लिए फोकस दूरी के न्यूटन का सूत्र। चलिए देखिए, ठीक है, पतले लेंस के लिए न्यूटन की फोकस दूरी का सूत्र, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करें। देखिए हटा देते हैं टॉपिक, पतले लेंस के लिए न्यूटन का फोकस दूरी का सूत्र, फोकस दूरी का न्यूटन का सूत्र, न्यूटन का सूत्र। चलिए भाई देखो, मान लिया ये एक लेंस है, ये एक लेंस है आपका, यहाँ पे एक वस्तु रखी ए और कौन सी बी, यहाँ से एक प्रकाश किरण चढ़ी, इससे टकराई, ठीक, टकराई तो कहाँ से गई, फोकस से होकर गई ऐसे, एक प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गई सीधे जाके यहाँ पे इमेज बना दी ऐसे मिलके, ये है,
हो गया ए डैश और कितना बी डैश, ठीक। ये फोकस दूरी हो गई है, ये ए बी हो गया, क्लियर है, ये हो गया आपका। अब देखो अगर हम यहाँ से ध्यान दें, रुकिए थोड़ा सा चित्र गलत बन गया है, ये चित्र यहाँ से जाके तब ऐसे मुड़ना चाहिए था, एक सेकेंड, बस एक मिनट। चलिए, ये एक प्रकाश किरण इसके फोकस से होकर गई और लेंस से टकरा दी, ठीक है। अब जो फोकस से होकर गई यहाँ से, वो सीधे जाके यहाँ पे इमेज बना दी ऐसे, ठीक है। अब देखो मैंने मान लिया इस वाले फोकस से इस वस्तु की दूरी कितनी है, x1 है, कितनी है x1, ठीक। और इसकी दूरी को मैंने f1 मान लिया, ठीक। इसकी दूरी को f2 मान लिया और इस f से दूरी क्या हो गई x2। देखो न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने कहा कि भाई इससे पहले जितनी रे ऑप्टिक्स थी उसमें आपको बताया गया कि समस्त दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती है। अब लेंस थोड़ा बहुत तो मोटा है ना, तो पटरी इसके अंदर तो रख नहीं सकते, इसका मतलब हर बार मापन में ये तेरी त्रुटि रहती है ना, ठीक है। देखो न्यूटन ने कहा कि अगर हम ये लेंस लें, ठीक है, और नियम पढ़ाया जाता है कि समस्त दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं, ठीक है। कहाँ से नापी जाती हैं, प्रकाशिक केंद्र से। तो अगर प्रकाशिक केंद्र से नापा जाता तो पटरी इसके अंदर नहीं आ सकती लेंस की, मतलब लेंस की मोटाई के बराबर की त्रुटि हमेशा रहती है। तो उन्होंने कहा अर्थात इसका मतलब ये है कि अगर हम ये दूरी कहाँ से नाप लें, फोकस दूरी से नाप लें, वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी को कहाँ से नाप लें, फोकस दूरी, तो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। तो उसी लिए ऐसा नियम बनाया उन्होंने, ठीक। तो चलिए देखिए अब इसकी डेरिवेशन देखिए, समरूप त्रिभुज, दूसरा पहला ले लो ABF, ठीक है। और फिर दूसरा कौन सा, देखो CF और कौन सा Q, है ना, CF Q में, ये इतना देखते हैं CF Q में। देखो ये आपका A हो गया, ये F हो गया, और ये क्या हो गया आपका F1 हो गया, है ना, ये हो गया आपका F2। तो ये हो गया C, पहला A F1B और C F1 और यहाँ पर आगे Q, क्या हो गया Q, नीचे Q लिखा है। तो देखो समरूप त्रिभुज ऐसा लिख लो, समरूप त्रिभुज ABF1 व CFQ में, ठीक। देखो ये परपेंडिकुलर है, इसको कह लो C, बीच में सेंटर कह लो तो C। तो देखो लंब बटे लंब, तो इसका मतलब AB और बटे कितना CQ, AB बटे CQ बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे तो F1A, ठीक है, ये हो जाएगा F1A और बटे F1C या CF1, ये हो गया आपका। अब देखो इसी प्रकार से अगर मैं चाहूँ तो CQ को देखो A डैश B डैश के बराबर लिख सकता हूँ, ये और ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक। तो मैं चाहूँ तो चूँकि यहाँ पर लिखो CQ बराबर A डैश और कितना B डैश, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा AB बटे A डैश और कितना B डैश बराबर, ठीक है। अगर मैं यहाँ से हल करूँगा तो AF1 बटे कितना हो जाएगा आपका CF1। इसको बना लो समीकरण नंबर 1, इसको बना लो समीकरण नंबर 1। अब देखो पुनः समरूप त्रिभुज 2 ले लो, C पहले लिख लो C और फिर कितना C A डैश B डैश, नहीं F2 A डैश B डैश, पुनः समरूप त्रिभुज F2 A डैश B डैश व A डैश B डैश व, ठीक है। दूसरा हो जाएगा CF2, इसका नाम रख लो P, है ना, क्या रख लो P, कुछ भी रख लो जो रखना है, CF2P, हाँ ठीक है। ये क्या मान लेंगे हम CF2 और P में, CF2P में देखिए क्या हो जाएगा आपका CF2P, तो CF2 और P, तो देखो CF2P है आपका, ये हो जाएगा आपका A डैश B डैश, है ना। भाई देखो सिंपल से A डैश B डैश, A डैश B डैश, A डैश B डैश बटे इस वाले त्रिभुज का CP बराबर, इसी तरीके से ये हो जाएगा F2 A डैश, F2 A डैश इस वाले त्रिभुज का CF2, इसको ऊपर किसका दो, देखो अगर याद हो तो A डैश B डैश ऐसे जब CP बराबर AB के है, तो A डैश B डैश बटे कितना हो जाएगा AB बराबर, हो जाए F2 A डैश बटे CF2, है ना। अगर मैं इसकी भिन्न को पलट दूँ, इस वाले को, इसको लिख सकता हूँ मैं AB बटे A डैश B डैश, इधर भी पलट सकता हूँ CF2 बटे कितना
F2A'। ठीक, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 के LHS बराबर था, RHS अपने आप क्या हो जाएंगे बराबर, अर्थात AF1/CF1 बराबर कितना, समीकरण नंबर कहाँ से 1 व 2 से, है ना। तो देखो AF1/CF1 है, ये हो गया आपका, और इधर CF2 कितना F2A'। ठीक है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो AF1 गुणे, ठीक है, F2A' बराबर CF2 गुणे CF1, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया आपका कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा आपका सिंपल से, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F1 है ना फोकस दूरी, तो हो जाएगा F1 और इंटू कितना F2 बराबर CF2 का मतलब x1 और इंटू x2, यही न्यूटन का नियम है। F1 F2 बराबर x1 x2, ये न्यूटन का नियम है आपका। ठीक है, अब देखो अगला टॉपिक है, इसको हटा देते हैं, लेंसों का काटना। ठीक है, अगला टॉपिक है लेंसों का काटना। देखो कभी कभी जैसे मान लो एक पूरा लेंस है ये, ऐसे पूरा लेंस है, इसकी तुल्य फोकस दूरी मैंने f मान ली, कितनी है तुल्य फोकस दूरी कितनी है f, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है। अब इसको बीच से यहीं से काट दिया गया, जब काट दिए गए थे दो भाग में हो गया, एक ये और एक ये, दो भाग में कट गया, अलग अलग हो गया, बीच से काट दिया गया। ठीक है, तो ज़रा देखो, जब एक लेंस ऊर्ध्वाधर काटा जाता है, इसमें पहला केस है जब ऊर्ध्वाधर काटा जाता है, ठीक है, पहला केस है। ठीक, तो अब इसकी फोकस दूरी को मैंने कुछ मान लिया अलग अलग, ठीक है, मान लिया इसकी फोकस दूरी कितनी है F1, इसकी कितनी है F2। तो देखो अगर आपको लेंस का फार्मूला याद हो तो 1/f इज इक्वल टू, क्या पढ़ा आपने, 2/n1 - 1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। ठीक है, अब देखो इसको काटने पर इसके लेंस में देखो R1 और R2 में चेंज आ गया कि नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आएगा ना। देखो चूंकि R1 और R2 में परिवर्तन होता है, अतः फोकस दूरी में भी परिवर्तन होगा। भाई इस सूत्र से अगर देखो, इस सूत्र पे ध्यान दो, तो अगर R1 और R2, भाई इसमें R1 और R2 बराबर थे, अब देखो इसमें R1 ये है, इसमें इन्फिनिटी, यहाँ पर R1 इन्फिनिटी है, R2 कुछ है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें डेफिनेटली फोकस दूरी में चेंज होगा। तो 1/f इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होगा 1/f1 प्लस क्या होता है 1/f2। ठीक है, मतलब अगर इन दोनों को आधा आधा बांट दिया गया, मतलब फोकस दूरी बराबर हो गई है, कैपिटल F कर लो इसको, तो 1/F जो है वो आ जाएगी कितनी 1/F और प्लस कितना 1/F, दैट मीन्स 2/F, अर्थात कैपिटल F बराबर F/2, है ना, F कितना 2, मतलब फोकस दूरी पहले से दोगुनी हो जाएगी 2F, है ना। फोकस दूरी कितनी हो जाएगी पहले से दोगुनी, जब किसी भी लेंस को ऊर्ध्वाधर काटा जाएगा तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी दोगुनी। ठीक, हटा देंगे आगे। अब जब 36 काटा जाए, इसको कैसे काटा जाए 36, मतलब ये लेंस दिया गया है ऐसे, ऐसे लेंस है। अब देखो इसको ऐसे काट दिया जाए, यहाँ से काट दिया जाए अलग अलग, देखो यहाँ पे कट के ये हो गया और ये वाला कट के यहाँ से हो गया अलग। ये तो अब देखो अगर ये दोनों अलग अलग कट गए तो R1 और R2 में कोई चेंज ही नहीं, जब R1 और R2 में कोई चेंज नहीं तो इसका मतलब इसकी फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये टॉपिक हो गया आपका, मतलब फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, लेंस की क्षमता, अगला टॉपिक क्या है लेंस की क्षमता। ठीक, देखो लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को फैलाने अथवा सिकोड़ पाने, देखो लेंस उत्तल लेंस जो होता है तो यहाँ से जो प्रकाश किरणें आती हैं उनको क्या करता है ये इकट्ठा कर देता है यहाँ पे फोकस पर। ठीक है, और अवतल लेंस है तो इसको क्या कर सकता है, इसको ये बिखरा देता है दूर में ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, तो देखो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ पाने, ठीक है, अथवा फैला पाने की क्षमता को हम क्या कहते हैं उत्तल लेंस की क्षमता कहते हैं। तो P इक्वल टू होता है 1/f इन मीटर या P इक्वल टू 100/f इन सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया इसका फार्मूला। यहाँ तक आप सभी लोग तैयार करिए। ठीक है, और हाँ संयुक्त लेंस की क्षमता एक टॉपिक और है ना, संयुक्त लेंस की क्षमता। देखो संयुक्त लेंस की क्षमता, जैसे मान लो दो लेंस हैं आपस में जुड़े हुए हैं, है ना, एक ये अभी चित्र यही बनाया था, इसकी फोकस दूरी F1, इसकी फोकस दूरी F2। तो देखो P बराबर हो जाएगा आपका P1 प्लस कितना P2, P इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक, मतलब 1/f इज इक्वल टू P1 का 1/f1 प्लस 1 कितना F2,
और अगर इसको 100 कर लो, इसको सब तो 100 में ऐसे लिख सकते हैं। सीधे से ये फार्मूला याद रखो, P = 100/s, सीधे से। ठीक है, समझ आया कि नहीं है? तो ये हो गया। तो इस तरीके से आज का टॉपिक ख़त्म होता है, अगला टॉपिक अगले दिन। क्लियर?